हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 30 जुलाई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द प्रॉब्लम विद इंडियाज़ ब्लॉकिंग ऑफ चाइनीज़। जो रिसेंटली इंडिया ने चाइना के वर्कर को वीज़ा देना अलाउ किया है, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क्या इश्यूज़ हैं, स्पेशली ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड, उसे डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार ये। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन फेलियर। ओल्ड राजेंद्र नगर जो ट्रेजेडी हुई है कोचिंग क्लास वाली, उसको ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करेंगे कि किसका फेलियर था, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और ऑब्जेक्टिवली करेंगे इमोशंस को साइड में रखते हुए। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वाई इजराइल हेज़बोल्ला कन्फ्लिक्ट इज़ हीटिंग अप। हेज़बोल्ला और इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या है, और जो प्लेसेस इन न्यूज़ है उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है गोलन हाइट्स के ऊपर। गोलन हाइट के बारे में स्पेशली बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी आर्टिकल होगा प्रीलिम्स 2025 के लिए। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी गई होगी, और आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च भी कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द प्रॉब्लम विद इंडियाज़ ब्लॉकिंग ऑफ चाइनीज़। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल में बेसिकली हम क्या बात करेंगे, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे, और स्पेसिफिकली एक इशू के बारे में बात करेंगे, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल। इंडिया में एजुकेशन जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो कैसे हैं, चाइना के साथ हर एक चीज़ को कंपेयर किया जाएगा। किस तरीके से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन आया, मैन्युफैक्चरिंग हब बना, उसने क्या चेंजेस किए, इंडिया को क्या चेंज करने की ज़रूरत है, इन एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। तो चाइना और इंडिया के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। कहाँ पर? ऐसे में। ऐसे के लिए भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको हाईलाइट करूँगा, बताऊँगा, उसको ज़रूर लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में यार काम आएगी, है ना। यहीं से अपने को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उठानी होती है न्यूज़पेपर से जो हम पढ़ रहे हैं, और इसी को आपको छापना होता है, तभी आपको ऐसे में अच्छे नंबर मिल पाएंगे। शुरू करते हैं अब आर्टिकल। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियन अथॉरिटीज हैव प्रॉमिस्ड मोर वीज़ाज टू चाइनीज टेक्नीशियंस हुज हेल्प इंडियन बिजनेसेस अर्जेंटली नीड। राजेश कुमार सिंह, Secretary, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, recently accepted claims by Indian companies that a significant skill gap exists between the Chinese and Indian factory supervisor and workers। ठीक, रिसेंटली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी सरकार से कि प्लीज़ आप लोग जो चाइनीज़ टेक्नीशियन हैं उनको उनका वीज़ा जो रोके हुए हैं उस वीज़ा को मत रोकिए, और जितने भी वर्कर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको आने दीजिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है 2019 के पहले, है ना। जो गलवान वैली 20 में हुआ था उसके पहले अगर बात करें तो 2 लाख लोगों को पर ईयर जो है चाइनीज़ लोगों को, टेक्नीशियंस को वीज़ा दिया जाता था। ये नंबर धीरे धीरे इंसिडेंट के बाद कम हो गया है। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया, और धीरे धीरे ये नंबर कम हो करके 1000 पर पहुंच चुका है। अभी जो है जो वीज़ा के लिए अप्लाई किए हैं वो 1000 टेक्नीशियंस हैं, वो भी प्रॉपरली नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि वो ज़रूर जो चाइनीज़ वर्कर हैं उनको वीज़ा देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंटली स्क्रीनिंग होगी, नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए ही उन्हें वीज़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट इंपॉर्टेंट। As a Vellore-based shoe manufacturer explained, Chinese professionals are highly productive. They can help you produce 150 items with the same resource with which we produce
100। सो जो चाइनीज़ टेक्नीशियन हैं उनकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ देखें तो अगर 150 को मैं 100% मानूँ तो इसके कंपैरिजन में इंडिया की लेबर की प्रोडक्टिविटी 66% है। एक आदमी 100 जो है आइटम प्रोड्यूस कर पा रहा है दिन भर में, और वही अगर चाइनीज़ है तो वो 150 प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ देखें तो इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, ऑब्वियसली उसकी इनकम भी ज़्यादा होगी। और जो चाइनीज़ टेक्नीशियन और वर्कर हैं वो रिलेटिवली बाकी दुनिया में जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनसे सस्ते हैं और सुपीरियर हैं। सो इसलिए जो है इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी। फ्रॉम फुटवेयर एंड टेक्सटाइल टू इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक, इंडियन बिजनेस हैव परचेज मशीन फ्रॉम चाइना but cannot use them productively without the help of Chinese technicians. Leader of Indian Industry Association keep reminding official that machines are lying idle and export order unfulfilled. Gautam Adani solar manufacturing facility is also awaiting visa for Chinese workers. So mainly अगर देखें है ना तो अदानी जी के बोलने के बाद ही ये चीज़ें हुई हैं कि जो वीज़ा है चाइनीज़ वर्कर को वो दिया जा रहा है। मेन प्रॉब्लम यही है कि जो मशीन्स है वो चाइना से मिल गई, सस्ती मशीन आपने वो कर ली, इंपोर्ट कर ली, लेकिन उसको चलाने के लिए प्रॉपर स्किल चाहिए, वो स्किल नहीं है। और वो स्किल जब तक के नहीं होगी तब तक के जो प्रोडक्टिविटी होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर रखें वो अनफुलफिल्ड रहेंगे। सो ये एक रेयर इंस्टांस है जिसमें इंडिया के ऑफिशियल ने इंडिया में ह्यूज स्किल डेफिसिट को एक्सेप्ट किया है, माना है कि हाँ इंडिया में स्किल डेफिसिट का इशू है और इसलिए जो चाइनीज़ टेक्नीशियंस हैं उनको वीज़ा दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लो टेक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन है उसमें भी इंडिया को एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि ये एक ऐसा सेक्टर हुआ करता था जहाँ पर हम लोग बेटर थे, यहाँ पर जॉब्स भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमारा प्रोडक्शन भी काफ़ी हो रहा था। लेकिन अल्टीमेटली देखें तो अब इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर में भी आपको टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ रही है, एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ रही है और हाई प्रोडक्टिविटी की जा सकती है इनमें भी, लेकिन इंडिया अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, इंडिया में जो स्किल दी जा रही है वो प्रॉपर नहीं है। तो ओवरऑल आप देखें तो जो मेन इशू है वो है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और स्किल डेवलपमेंट, है ना। जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुअर हैं। कोविड के बाद से लर्निंग आउटकम देखेंगे तो और ज़्यादा गिर चुके हैं। स्किल का तो इशू है ही, केवल 5% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इंडिया में स्किल है, बाकी पॉपुलेशन अभी भी जो लेबर फोर्स में है वो अनस्किल्ड है, अनएम्प्लॉयबल है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। जब तक कि इंडिया इस इशू को रिजॉल्व नहीं करता है तब तक कि इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता, तब तक इंडिया अपनी इकोनॉमी को डेवलप तेज़ी से नहीं कर सकता, इतनी बड़ी लेबर फोर्स को एब्जॉर्व नहीं कर सकता। सो इंडिया को सोचना पड़ेगा कि जो फॉरेन असिस्टेंस है उसको उसे लेना है या फिर आत्मनिर्भरता और नेशनल सिक्योरिटी के चश्मे से हर चीज़ को देखते हुए जो फॉरेन असिस्टेंस है उसे रोकना है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि इस आर्टिकल में उठाया जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट ऑब्वियस है कि इंडिया जो है एक्सपर्टीज़ ज़रूर चाहता है। पहले 2019-20 में ये एक्सपर्टीज़ यूज़ भी कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो गलवान वैली हुआ उसके बाद ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रस्ट आया है, जिसके कारण इंडिया ने ये स्टेप ली है। किसके रिलेशन में? चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप में। और इंडिया बेनिफिट क्यों देना चाहेगा बाहर के चाइनीज़ टेक्नीशियंस को? वो तो यही चाहेगा कि भाई हम खुद आत्मनिर्भर बने, और उसी के बाद आत्मनिर्भर भारत भी प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो सोच इंडिया की यहाँ पर ऐसी है, हालांकि इंडिया को इससे नुकसान हो रहा है। अब इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं ईस्ट एशियन टाइगर कंट्रीज़ की और चाइना की। किस तरीके से इन्होंने जो बैरियर्स थे उसको ओवरकम किया और अपनी कंट्री में तेज़ी से ग्रोथ की 1980 और 1990 के दशक में। और इंडिया इससे क्या सीख सकता है? इंडिया भी इसी तरह के चेंज कर सकता है। ठीक, जैसे कि ईस्ट एशियन इकोनॉमिक हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक चीज़ तो हमें ये पक्का बताती है कि फॉरेन नॉलेज पिवटल है। बिना फॉरेन नॉलेज के डेवलपिंग कंट्री बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर सकती। लेकिन एक और चीज़ बताती है कि ये डेवलपमेंट तभी होगा फॉरेन नॉलेज से जब आपके पास एडिक्वेटली एजुकेटेड डोमेस्टिक वर्कर्स रहेंगे। साउथ कोरिया की बात करते हैं, 1950 से लेकर के 1980 के दशक तक
लगभग 30 साल में साउथ कोरिया ने अपनी जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दिया, स्किल दी। और फिर 1980 में जब कोरियन बिजनेसमैन बाहर से फॉरेन मशीन्स लेकर आए तो उसे डिसमेंटल किया गया और उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग लगाई गई। रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखा गया कि ये मशीन कैसे बनी है। चूँकि लेबर इतने कॉम्पिटेंट थे, इतने स्किल थी, तो उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका खुद से जो है प्रोडक्शन करना शुरू किया। अब साउथ कोरिया को देख लो, जापान को देख लो, ये ऐसी इकॉनमी है कि अब टेक्नोलॉजी में यूनाइटेड स्टेट्स से भी आगे है और ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट जाते हैं जापान से वो यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्री को जा रहे हैं, जो कि बहुत डेवलप्ड है, यूरोपियन कंट्रीज़ को जा रहे हैं। यही कंट्री पहले डेवलपिंग थी और बाहर से जो है फॉरेन ट्रेड से मशीन बुलाया करती थी, अब ये सारी की सारी मशीन्स एक्सपोर्ट कर रही है। सो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फॉरेन नॉलेज प्लस मिनिमल ह्यूमन असिस्टेंस। जब तक कि आपके पास मिनिमल ह्यूमन असिस्टेंस नहीं होगा, मिनिमल नॉलेज नहीं होगा, मिनिमल स्किल नहीं होगी, तब तक कि आप फॉरेन नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की भी एक्सप्लोसिव ग्रोथ 1980s में शुरू हुई थी, लेकिन उनका जो एजुकेशन बेस था वो कोरिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वीक था। तो उन्होंने डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए ऑर्डर दिए अपने सीनियर पॉलिसी मेकर्स को कि जाओ इंटरनेशनल स्टडी टूर्स करो, बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स से बात करो कि भाई वो चाइना में ग्लोबल नॉलेज को लेकर आए। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? फॉरेन नॉलेज, है ना। तो बाहर से लोगों को चाइना लेकर आया गया, बाहर से नॉलेज चाइना में आया और उसके बाद उन्होंने अपनी लेबर फोर्स को वो एक्सपर्टीज़ और नॉलेज के थ्रू स्किल देना शुरू किया। सो once again the interaction of domestic and foreign knowledge proved potent, propelling China to become the world global manufacturing hub. So इंडिया के लिए यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट सीख है वो यही है कि फॉरेन नॉलेज पिवटल है और दूसरा डोमेस्टिक जो आपके लेबर्स हैं उनको स्किल प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए जो बाहर से टेक्नीशियंस आ रहे हैं उनको लेकर आना ज़रूरी है और उनसे जो बाकी आपके लेबर्स हैं, है ना, जो इंडियन लेबर्स हैं, जो डोमेस्टिक लेबर हैं, उनको उसी तरह की स्किल सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ें होती है तो बेसिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, एक सुपीरियर और टेक्नीशियन आएगा और कई सारे इंडियन डोमेस्टिक लेबर जो है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और धीरे धीरे करके हमें बाहर के जो टेक्नीशियंस हैं उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया हालांकि जो स्कूल्स हैं उन्हें बिल्ड करने में लगा है, बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाने में लगा है, लेकिन जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छे से पढ़ना और लिखना आता है स्कूल में। एक डेटा के हिसाब से only about 15% of Indian school students have basic reading and arithmetic skill required for an international economy. 85% of Chinese children have those skills. So आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि 85% चाइना में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास प्रॉपर राइटिंग स्किल्स और अर्थमेटिक स्किल्स, रीडिंग स्किल्स मौजूद हैं, वहीं इंडिया में केवल 15% बच्चों के पास। यही नहीं, चाइना जो है, जो पीसा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टडी असेसमेंट जो कि OECD के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसमें जो चाइना के बच्चे हैं वो धीरे धीरे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2018 के बाद से उनकी रैंक हमेशा बहुत ऊपर आ रही है। इंडिया ने भी पीसा में 2009 में क्या किया था, पहली बार जो है अपने बच्चों को भेजा था असेसमेंट करने के लिए और इंडिया का बहुत ही ख़राब जो है उसमें रैंक आया था, है ना, बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी। उसके बाद से इंडिया ने इसमें भेजना बंद कर दिया। ना ये जो द रेड क्वीन रेस है ये आपके ऐसे के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, इसको लिखना है आपको एज इट इज़, ठीक। चाइना फॉर ऑल इट्स फॉल्ट्स एंड प्रॉब्लम हैज़ लर्नड अ फंडामेंटल लेसन्स दैट द रेड क्वीन इम्पार्टेड इन लुइस कैरोल थ्रू द लुकिंग ग्लास, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, थ्रू द लुकिंग ग्लास एक नॉवेल है जो किसने लिखा है, लुइस कैरोल ने, और उसमें एक लेसन्स देने की बात की जा रही है जो चाइना ने सीखा है। क्या लेसन है? यू मस्ट रन ट्वाइस एज फास्ट एज यू कैन टू स्टे इन द सेम प्लेस, यू मस्ट रन फास्टर देन दैट टू गेट अहेड, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी आर अमॉन्ग द वर्ल्ड बेस्ट स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक। तो यहाँ पर चाइना ने ये चीज़ सीखी है कि अगर आपको उसी जगह पे बने रहना है तो आपको बाकी लोगों से
ट्वाइस स्पीड में भागना पड़ेगा, और अगर आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ना है तो आपको और अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और इसी चीज़ को फॉलो करके आज चाइना के पास वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में चाइना के जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत जगह पे रिसर्च कर रहे हैं। साइंस, अप्लाइड साइंस में, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में, इन सारे फील्ड में चाइना आज वर्ल्ड लीडर है। ईवी हो, सोलर टेक्नोलॉजी हो, हर जगह। सो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है? ये लेसन सीख कर कि हमें बहुत तेज़ी से भागना होगा, और जो बाहर फॉरेन नॉलेज है उसको हम अगर अपने जो स्किल्ड लेबर हैं उसके साथ अप्लाई करेंगे तो हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। इंडिया में जो इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा है, रघुराम राजन की बात की, रोहित लांबा की, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ दो, सर्विस सेक्टर पर फोकस करो और उसी में जॉब क्रिएट हो पाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक तरीके से जो राइटर हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत गलत आर्गूमेंट है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में नहीं जा सकती, और धीरे धीरे जो आईटी का चार्म है वो भी ख़त्म होता दिख रहा है। कोविड ईयर्स में इंडिया के जो सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, लेकिन उसके बाद से अगर देखें तो एक्सपोर्ट कम होते जा रहे हैं। इंडिया में जो ग्रेजुएट्स हैं आईआईटी के भी, उन्हें भी अब जॉब्स नहीं मिल रही है। अब वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए की जॉब कर रहे हैं बेंगलुरु की आईटी कंपनी में, और क्या काम कर रहे हैं? सपोर्ट, मेंटेनेंस या फिर बेसिक कोडिंग रोल कर रहे हैं, या फिर गिग इकॉनमी में जॉब अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, है ना। गिग इकॉनमी में अपना कहीं पर जो कोडिंग है उस हिसाब से किसी भी बड़ी कंपनी से कुछ ले लिया कि हाँ ठीक है, हम ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देंगे, तो ये काम कर रहे हैं, और अदरवाइज़ उन्हें भी जॉब नहीं मिल रही है। सो कहीं ना कहीं आईटी का जो जॉब का पीक था वो ऑलरेडी आ चुका है। अब धीरे धीरे आईटी सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो कम होती जा रही है, और इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो इतनी बड़ी है, तो आप लेबर्स जो आपके इतने ज़्यादा बड़ी लेबर फोर्स है उसको कहाँ एब्जॉर्व करोगे? मैन्युफैक्चरिंग में ही आपको एब्जॉर्व करना पड़ेगा। ऑलरेडी इंडिया बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका है। डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है। अगर इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट नहीं किया अपने लेबर्स का, तो बहुत सारे लोग, लेबर्स ऐसे रहेंगे जो काम नहीं कर पाएंगे, जिन्हें जॉब्स नहीं मिल पाएगी। जॉब नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली डिपेंडेंट रहेंगे दूसरों के ऊपर, है ना, और डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा। ऐसे में पॉवर्टी भी इंक्रीज़ होगी, और इंडिया कभी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का टैग है या फिर जो बैरियर्स हैं उसको कभी ओवरकम नहीं कर पाएगा। ऐसे में इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल अगर करना है तो स्किल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 भी इंडिया अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका है, 1 भी मिस कर चुका है, 3 को थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट किया है, अब 4 आ चुकी है, तो 4 के लिए भी इंडिया को तैयार रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंडिया ने जो है चाइना +1 अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिस कर चुका है ना, क्योंकि चाइना +1 विंडो में मतलब चाइना के साथ जो है अपने आप को क्या कर सकता था, उसकी जो नॉलेज है उसको ले करके अपने आप को डेवलप कर सकता था, लेकिन स्ट्रैटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी रीज़न के कारण अब इंडिया वो भी मिस करता जा रहा है। इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो चाइना की असर्टिवनेस के कारण इनके ऊपर बहुत सारे बैरियर लगा रही है ना, बहुत सारे प्रोटेक्शनिज्म मेजर कर रही है। उसकी अपॉर्चुनिटी भी, उस अपॉर्चुनिटी का भी इंडिया फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। मैक्सिको उसका फ़ायदा ले रहा है स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण, वियतनाम ले रहा है क्योंकि उनके पास ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है। ठीक, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से दूर जा रहे हैं। इवन इंडिया के लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट हैं तो वो भी बहुत कम है, इवन वियतनाम से भी कम है। अगर हम पेट्रोकेमिकल और केमिकल को माइनस कर दें तो इंडिया के जो गुड एक्सपोर्ट्स हैं वो केवल 1.3% शेयर है इनका ग्लोबल मार्केट में, जो वियतनाम से भी कम है। सो हम लोग काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। सो इंडिया को धीरे धीरे जो है ना, एक नई बिगनिंग की तरफ सोचने की ज़रूरत है। अपने जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो डिसफंक्शन हो रखा है, जो लर्निंग आउटकम्स पुअर हैं, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो ओवर वैल्यू रूपी है ना, उसे भी डेप्रिशिएट करने की या डिवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इंडिया के एक्सपोर्ट्स, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे, और जो आपकी प्रॉब्लम है ना, जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, जो आपके लेबर का इशू है, वो हमेशा बना रहेगा। सो ये सारे है ना आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। एक बार इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें दिया नहीं है। मेन यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है,
ये जो साउथ कोरिया और चाइना के साथ कंपैरिजन किया है, ये कंपैरिजन ऐसे वगैरह में काम आता है, आपके सॉल्यूशन में भी काम आ जाएगा किसी भी जीएस के क्वेश्चन के, कि हम चाइना या फिर साउथ कोरिया की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। ये वाला जो आपका लाइन है रेड क्यून रेस, ये ऐसे में इंट्रोडक्शन में काम आ जाएगा या फिर आपके कंक्लूजन में काम आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ह्यूमन फेलियर। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लस GS4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली हम आर्टिकल में जो दिल्ली की IAS की कोचिंग में एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है, जो एक ट्रेजिडी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, जिसमें हमने कहा था कि जो फादर मदर हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए हमें प्रे करने की ज़रूरत है। आज हम ऑब्जेक्टिवली उस ट्रेजिडी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्या ये नेचुरल डिज़ास्टर था या फिर ये मैन मेड डिज़ास्टर था, और अगर मैन मेड डिज़ास्टर था तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इन बच्चों की जान का। क्या इंडिया में जो बच्चे हैं या फिर जो ह्यूमन लाइफ है वो इतनी चीप है कि इतनी आसानी से जो है इतने पॉश इलाके में बच्चे लोगों की जान जा रही है? कौन जिम्मेदार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ऑब्जेक्टिवली आपको इस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगा और डिस्कस करूँगा इस आर्टिकल में। तो शुरू करते हैं। शाम 6:30 के आसपास की बात है। बच्चे अपना लाइब्रेरी में थे, लाइब्रेरी बेसमेंट में थी, और जनरली जो वाजीराम श्री राम राउज IAS के सामने जो रोड वाला एरिया है वहाँ पर हर साल पानी भर जाता है। हर साल मतलब पिछले 6-7 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ कि 2017 को ऑलमोस्ट मैं वहाँ कोचिंग करा करता था श्री राम IAS में। तब से मैं वहाँ देख रहा हूँ कि सामने जब भी आपका थोड़ी देर बारिश होती है, आधा 1 घंटे बारिश में पैर आपके पूरे भर जाएंगे। अगर 1 घंटे से ज़्यादा हुई तो आपका जो है बोलना चाहिए 3 से 4 फीट पानी सामने रोड में भर जाता है। अब इन्हीं जो बिल्डिंग्स हैं इसमें बेसमेंट बने हुए हैं। बेसमेंट की परमिशन राउज IAS को और बाकी जो कोचिंग क्लासेस हैं उनको मिली हुई है, लेकिन सिर्फ स्टोरेज पर्पस के लिए। अब वहाँ पर बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, कुछ बच्चे टेस्ट लिख रहे थे। इवन मैं भी वहाँ जाकर मेंस के कई बार टेस्ट दे चुका हूँ राउज IAS की उसी लाइब्रेरी में बैठ कर के। सो काफ़ी मेरे लिए मतलब जब ये इंसिडेंट मैंने सुना तो काफ़ी ज़्यादा ये था कि यार कल को हम लोग भी हो सकते थे, हमारे कोई करीबी भी हो सकते थे, और कोई भी हो, बच्चों के साथ ये होना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बच्चे जो यहाँ पर ऐसा भी नहीं आप बोल सकते हैं कि यार ड्रंक एंड ड्राइव में मर गया तो मर गया। यहाँ तो बच्चे पढ़ाई करने आए थे, कोई वजह ही नहीं है उनकी कि उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो, कोई रीज़न ही नहीं है। सो ये एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट था। लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं उस प्रोटेस्ट में शामिल भी हो रहा हूँ, और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ट्विटर पर आवाज़ उठा सकते हैं इन बच्चों के लिए, क्योंकि इन्हें जस्टिस की तो ज़रूरत है यार, है ना। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता है कि आप जो है कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हो जाए, आपने कुछ गलत नहीं किया है फिर भी आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हो जाए। सो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसे, है ना, अपन ऑब्जेक्टिवली इसे समझें कि क्या गलतियां हुई हैं, कहाँ इश्यूज़ थे। सबसे बड़ा जो इशू है वो है अर्बन फ्लडिंग का। पहली बार नहीं है यार ये, दिल्ली में अगर आपने देखा होगा हमेशा 2 घंटे पानी गिरता है। 2 घंटे पानी गिरने के बाद रोडें ऐसी भर जाती है कि गाड़ियाँ नहीं निकल पाती, है ना। जो आपका यातायात है वो पूरी तरीके से रुक जाता है, पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब भी पानी बहुत आता है पूरा का पूरा दिल्ली डूब जाता है 1 घंटे की बारिश में, और जो कि बहुत कम बारिश है, इतनी ज़्यादा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अनप्लान डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। ये इंडिया की सारी सिटीज़ की खास बात है। चाहे चेन्नई फ्लड ले लो आप, चाहे हैदराबाद फ्लड ले लो, चाहे दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, आप कोई भी सिटीज़ की बात उठा के देख लो, ऐसी कोई सिटी ही नहीं है जहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग की गई हो डेवलपमेंट करने के पहले। जहाँ बनाया वहाँ घर बना दिए, जहाँ बनाया वहाँ रोड बना दी गई, ना ड्रेनेज सिस्टम है। तो सबसे बड़ा इशू जो है वो क्या है? पुअर ड्रेनेज सिस्टम। हमेशा रोड जो है खुदती रहती है, पहले रोड बनाते हैं फिर रोड खोदते हैं, फिर रोड बनाते हैं फिर रोड खोदते हैं। सिस्टम में लूप होल नहीं है, इंडिया में लूप होल में सिस्टम बन चुका है। नेक्स्ट इशू क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड।
हर जगह इंक्रोचमेंट हो गया यार, वेटलैंड में भी इंक्रोचमेंट हो गया है, सब जगह अपनी अपनी बिल्डिंग बनाने लगे लोग। तो तेज़ी से जो है वेटलैंड में भी परमिशन दी जा रही है। पहले वेटलैंड में ही पानी जाता था और यहीं पर रहता था, तो एक निकासी हुआ करती थी पानी की, नेचुरल तरीके से पानी निकल जाया करता था, वो नेचुरल बचा ही नहीं है। हर जगह क्या हो गया है, कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है, हर जगह रोड हो गई है, वेटलैंड्स रहे नहीं, घर वेटलैंड्स में बन गए हैं, तो वो घर डूब जाते हैं। ऐसे में अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो वाटर है वो क्लॉग हो जा रहा है, वो फंस जा रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है, और जो आपकी ड्रेन्स है वो पूरी की पूरी क्लॉग हो रही है सिल्ट के साथ, है ना। बहुत धूल है दिल्ली में, भर भर के धूल रहती है, पूरी गर्मी भर धूल रहती है। पानी आता है, वो सारी धूल क्या होती है, नीचे रोड में वापस आ जाती है। अब रोड में आ गई, धीरे धीरे वही धूल जो है आपके, है ना, जो निकासी वाली जगह होगी वहाँ पहुँच जाएगी। गंदगी तो है ही, प्लास्टिक तो है ही, तो आपके जो निकासी वाले आपके चैनल्स हैं वहाँ पर ये सारी मिट्टी पहुँच गई। डी सिल्टिंग लोग करते नहीं हैं, डी क्लॉगिंग का कंसेप्ट है नहीं। ये नहीं कि सरकारी लोग पहले ही मानसून आने के पहले ही साफ़ सफाई करके रख लें कि भाई अगर यहाँ पर हमने पूरा मिट्टी नहीं हटाई तो यहाँ पानी जमा हो जाएगा। ऐसा कुछ दिमाग में आता ही नहीं लोगों के, ये सब उनको समझता ही नहीं है, गवर्नेंस इनको पता ही नहीं क्या होता है, बस सरकार सब में बैठे हैं और सरकार चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो ऑब्वियस है कि ये सारी चीज़ें होनी ही होनी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इशू ये था कि यार भाई सवाल ये भी तो उठता है कि आप लाइब्रेरी बेसमेंट में कैसे चला सकते हो, आप कमर्शियल एक्टिविटी बेसमेंट में नहीं कर सकते, आपको परमिशन ही नहीं है। इतनी बड़ी कोचिंग आप जो है बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हो। अरे चलो ठीक है, लाइब्रेरी चला रहे थे वो तो उनके साथ इंसिडेंट हुआ राउज वाले के साथ, फाजीराम को देखो भाई, वहाँ पर 450-500 बच्चे बेसमेंट में बैठते हैं, और मान लो गलती से भी अर्थक्वेक आ जाए तो भगदड़ से मच जाएंगे यार लोग। एक ही दरवाज़ा होता है, भगदड़ में ही मर जाएंगे पूरे बच्चे। तो कोई सेफ्टी नहीं है, फायर ऑडिट नहीं होता, फायर जो रिक्वायरमेंट्स है फायर सेफ्टी की वो फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं ये कोचिंग वाले। ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट इतना अलग लेवल का हो चुका है कि बस एक्सटॉर्शन करने में लगे हुए हैं। तो एमसीडी बिल्डिंग्स के बायलॉज का कंप्लीट वायलेशन हो रखा है। बेसमेंट सिर्फ स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा सकते थे, तो ये वायलेशन के कारण अब छापे पड़ रहे हैं तो, लेकिन अब इंसिडेंट तो हो गया ना, 4 लोगों की जान तो चली गई। उन बच्चों के एस्पिरेंट्स, उनके माँ बाप इतने सपने लेके आए थे, उनकी तो जान चली गई ना। लेकिन अब हो रहा है, कम से कम ये अच्छी बात है कि अब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से सरकार जो है तेज़ काम कर रही है। पर थोड़े समय बाद फिर वैसे ही हो जाएगा, फिर वापस पैसे खिला दिए जाएंगे, और हो सकता है कि फिर दोबारा से बच्चे वहाँ, क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है, वहीं उनको जाना पड़े। पॉलिटिशियन कोचिंग सेंटर का नेक्सस हो चुका है, ऑफिशियल्स इतने करप्ट हैं, यही बच्चे यहाँ से आईएएस बन के जाएंगे, और यही बच्चे फिर वहाँ पर पैसे खा के, है ना, इन्हीं अपने कोचिंग सेंटर वालों से या फिर अपने जो भी आपके लैंडलॉर्ड हैं, है ना, जिनको ये इतना गालियाँ देते हैं, किलसते हैं कि इनको हम छोड़ेंगे नहीं, वापस जाएंगे और फिर सब भूल जाएंगे ऑफिसर बनने के बाद। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हम लोगों ने ये लॉबी को स्ट्रॉन्ग होने दिया है ना। धीरे बिल्कुल ऐसा होगा कि आप जब जाएंगे तो आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन आप पहले अकेले होंगे, फिर 2 लोग और आएंगे, फिर 4 लोग और आएंगे, तो करप्ट ऑफिशियल्स की जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होगा। शुरुआत तो एक से ही होगी मेरे भाई, एक से ही करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे ही जो सिविल सर्वेंट है वही ऑनेस्ट नहीं है, एमसीडी में जो लोग हैं वो हैं कौन, ब्यूरोक्रेटी तो हैं, वही तो पैसा ले रहे हैं, वही तो इनको परमिशन दे रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। कोचिंग इंडस्ट्री में रेगुलेशन नहीं है। एडवर्टाइजमेंट देख लो यार, है ना, एक ही बच्चा 100 कोचिंग इंडस्ट्री का टॉपर है, एक बच्चा। तो गुमराह करने की आदत, फ़ीस एक्सेसिवली है, फ़ीस को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। 2 लाख 2.5 लाख रुपए यार, एक साल की फ़ीस क्या होता है यार, मजाक चल रहा है ये। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है, कोचिंग इंडस्ट्री का प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। उसके अलावा रेंट देख लो आप, राजेंद्र नगर एरिया का 25,000 रुपये रेंट लेता है क्या कोई एक रूम का? एक रूम का रेंट 25,000 रुपये है। लोगों की सैलरी नहीं होती है जितना यहाँ पर लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। लोग मिडिल क्लास लोगों को सपना बेच रहे हैं, ड्रीम बेच रहे हैं कि आईएएस बन सकते हैं, और उनका एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। भाई लेके आओ ना, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट ऑलरेडी है, करो ना कंट्रोल, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो चीज़ों का? अब बोलेंगे कि क्यों करें हम, ये सब हमारे वोट बैंक हैं, ऑब्वियस है, बाहर से आए बच्चे थोड़ी वोट देते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स, जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है, ब्लेम गेम चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट में हो रहा है, ये पहले की गवर्नमेंट में भी था। एमसीडी जब बीजेपी में थी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी था। तो ये जो नेक्सस है ये चला आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माफियाज़ का, क्योंकि पैसा हर किसी को चाहिए, पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और करप्ट ऑफिसर्स को, तो ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहेगी। सो ये हमारा कोशिश करा मैंने ऑब्जेक्टिवली असेस करने की। सो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी मिस्टेक्स हैं,
है ना। हम यहाँ से निकलते हैं और फिर वही जो एथिक्स पढ़ कर के और ऐसे लिख करके कि कभी मैं जो है करप्शन नहीं करूँगा, हम इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम अकेले खड़े होते, अलग खड़े होते ऐसे ऑफिशियल्स, तो आज स्थिति बेहतर होती है ना। इतने साल से वो राजेंद्र नगर IAS ऑफिसर्स दे रहा है, लेकिन यही IAS ऑफिसर्स यहाँ के लिए, चेंज के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए जो है काम नहीं कर रहे हैं। बस कोचिंग खोल लेते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बना लेते हैं, है ना, और बच्चों को ज्ञान दे देते हैं, बस यही करते हैं। इसके अलावा जो एक्चुअल रियल वर्क है, जो पावर मिलने का, वो इन लोग नहीं कर पा रहे हैं और असमर्थ हैं। तो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वाई इजराइल हेजबुल्ला कन्फ्लिक्ट इज हीटिंग अप। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लेसेस इन न्यूज़ आपको पूछा जा सकता है। कौन से प्लेस के बारे में बात करेंगे हम? गोलन हाइट्स के बारे में। ठीक, ये आपको 2015 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो दिख जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, गोलन हाइट्स प्लेस रिसेंटली इन द न्यूज़, कौन सी जगह से ये रिलेटेड है? आंसर था मिडिल ईस्ट। ठीक, तो ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अभी आपको वैसे भी पता है कि जो भी चीज़ हो रही है मिडिल ईस्ट में हो रही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो, और आपको नहीं भी पता है, तो मिडिल ईस्ट मार सकते हो, ट्राई कर सकते हो। लास्ट में अगर तुक्का मारना है तो इजराइल, पैलेस्टीन, मेडिटेरियन सी वाला एरिया से ही UPSC क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। यही ऑप्शन आपको मारना होगा। चीज़ें क्लियर है? तुक्का भी दिमाग से लगाना है थोड़ा सा। ठीक, शुरू करते हैं। तो गोलन हाइट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है उसे देख लेते हैं। A deadly rocket strike in the Israel-occupied Golan Heights has added to concerns that Israel and Hezbollah, the Iran-backed Lebanese political group, could be sucked into a full-scale war, something they have both previously indicated they want to avoid, but for which they also said they are ready. Recently, Hezbollah ने इसराइल ने जो गोलन हाइट ऑक्यूपाई कर रखा है टेरिटरी को, उस पर अटैक किया। इसका मतलब जो हेज़बोल्ला है, जो कि लेबनीज बेस्ड है, मतलब लेबनान कंट्री में बेस्ड एक मिलिटेंट ग्रुप है, वो कहाँ पर अटैक कर रहा है? गोलन हाइट्स में। गोलन हाइट्स ये एक सीरिया की टेरिटरी हुआ करती थी 1967 तक, और उसके बाद में इसे इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद वापस दे दिया था, फिर 1981 में दोबारा से ऑक्यूपाई कर लिया। सो ये आपका मान लो कि इसराइल है। ठीक, यहाँ पर आपका सीरिया है और ये वाला पोर्शन आपका लेबनान है। तो जो सीरिया वाला पोर्शन है वहाँ पर आपका एक टेरिटरी है जिसका नाम गोलन हाइट्स है। सो जो गोलन हाइट्स है वो किस कंट्री का पार्ट है? आपका सीरिया का। उसे ऑक्यूपाई किसने करके रखा है? इज़राइल ने। यूनाइटेड स्टेट्स ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है गोलन हाइट को इज़राइल का पार्ट, लेकिन बाकी कंट्री ने इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। जो सीरिया है उनका कहना है कि भाई जो गोलन हाइट्स हैं वो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक, फ़ोटो देख लोगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ़ोटो देख लो। ये देखो, ये इज़राइल दिख रहा है, सी ऑफ गैलीली, उसके बाजू में गोलन हाइट्स, और ये बाजू में सीरिया, ऊपर लेबनान, लेफ्ट साइड में मेडिटेरियन सी, नीचे जॉर्डन। ठीक, तो गोलन हाइट्स कौन कंट्री से पार्ट वो बना रहा है, बाउंड्री टच कर रहा है? तो जॉर्डन दिख रहा है, इज़राइल तो है ही, सीरिया तो ऑब्वियस उसी का पार्ट है, और लेबनान। ठीक, तो ये आपके जो कंट्रीज़ है जिसके साथ बॉर्डर बना रहा है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, है ना। अगर कोई भी पर्टिकुलर प्लेस न्यूज़ में है और बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में, तो आपको और डिटेल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एक आध बार न्यूज़ में है तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि कहाँ पर है ये। चीज़ें क्लियर? नाउ इस कन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हेज़बोल्ला को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक, ये सबसे पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप है जो कि ईरान के द्वारा बैक किया जा रहा है। ईरान के द्वारा बैकिंग का मतलब क्या है? ईरान बेसिकली कई मिलिटेंट ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहा है, फंड दे रहा है। किसके अगेंस्ट में? इज़राइल के अगेंस्ट में। इज़राइल में जनरली जूस की पॉपुलेशन है और पैलेस्टीन में मुसलमान लोग रह रहे हैं, अरेबिक पॉपुलेशन है। सो अरेबिक पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, अपने मुस्लिम भाइयों को सपोर्ट करने के लिए ईरान जो है मिलिटेंट ग्रुप बनाया हुआ है कई सारे, जो कि इज़राइल को जो है टारगेट करते हैं, अटैक करते हैं। एक ग्रुप और कौन सा था? हमास ने ही अटैक किया था, और ये कन्फ्लिक्ट ही जो है हमास इज़राइल कन्फ्लिक्ट से शुरू हुआ था, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और जो हेज़बोल्ला है, जो कि लेबनीज बेस्ड रिबेलियन मिलिटेंट ग्रुप है,
वो भी इस वॉर में जो है शामिल हो गया है और गोलन हाइट्स में अटैक किए जा रहा है इज़राइल के ऊपर, जहां अभी न्यूज़ आई है कि 12 बच्चों की जान चली गई है। अब ये अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि अपने पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए। हिज़बुल्लाह का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि भाई आप पैलेस्टीन और गाज़ा की जो वॉर है उसको रोको, सबसे पहले सीज़ फायर करो, जब तक यहाँ पर शांति नहीं आएगी हम अटैक करते रहेंगे। वहीं नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इज़राइल के, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि जैसे हमने गाज़ा का हाल किया है वैसे ही हम बेरूत लेबनान का भी हाल करेंगे, जहाँ पर हिज़बुल्लाह लोग हैं उनका नाम और निशान ख़त्म कर देंगे। तो डर है कि ये जो वॉर है वो एस्केलेट हो सकती है। अब यूनाइटेड स्टेट्स मीडिएटर का काम कर रहा है। ये एक न्यूट्रल मीडिएटर है क्या? नहीं है, इज़राइल को बैक करता है। तो ऑब्वियसली इनके जो सॉल्यूशन है वो कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होने वाले हैं। अगर यूएस चाहता तो अभी तक के जो गाज़ा वॉर है इसे कब से रुकवा सकता था, शांति ला सकता था, पर चूंकि वहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, उनके इलेक्शंस हैं, तो वो लोग भी है ना इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे हैं। सो ये बेसिकली हमारा ऑलमोस्ट आर्टिकल था। पहले भी 2006 में इस तरीके की वॉर हो चुकी है हिज़बुल्लाह और इज़राइल के बीच में। 2006 की वॉर में देखेंगे तो दोनों तरफ से खूब अटैक हुआ था। बेरूत जो कि हिज़बुल्लाह कंट्रोल बेरूत एरिया है, वहाँ पर जितने एयरपोर्ट्स थे, हिट ब्रिजेस थे, रोड्स थी, सबको हिट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया। लगभग 1 मिलियन पीपल वहाँ से भाग गए थे, लेबनान से डिस्प्लेस हो गए थे, छोड़ना पड़ा उन्हें। वहीं इज़राइल को भी असर पड़ा। लगभग 3 लाख लोग, इज़राइली लोग अपने घर छोड़कर बाहर चले गए थे ताकि हिज़बुल्लाह के रॉकेट से बचा जाए। लगभग 2000 घर डिस्ट्रॉय हुए थे इस कन्फ्लिक्ट में। सो इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट अब दोबारा से नहीं चाहेंगे, दोनों ही कंट्री नहीं चाहती हैं, लेकिन दोनों ने कहा है कि वो दोनों ही तैयार हैं अगर इस तरह की वॉर भी होती है तो। सो सॉल्यूशन यही है कि यूएस में इंटरवीन करे और मीडिएट करे और शांति लेकर आए मिडिल ईस्ट एरिया में। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।